अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। शादी की पहली रात मेरे बेटे के कमरे से दुल्हन की चीखों की आवाज़ आती और सुबह होते ही दुल्हन तलाक ले लेती और कहती अपने बेटे को अच्छे हकीम को दिखाओ। मैंने अपने बेटे की 3 बार शादी करवाई और तीनों बार ऐसे ही हुआ। चौथी बार मैं खुद दुल्हन बनकर अपने बेटे के कमरे में बैठ गई और 10 मिनट के बाद जो हुआ उससे मेरी रूह काँप गई, क्योंकि मेरा नाम रिज़वाना है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा ससुराल बहुत खाता-पीता और अच्छे घराने से था और फ़ौरन ही मुझे सारी घर की ज़िम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी। और अल्लाह पाक ने मुझे फिर 2 बच्चों से नवाज़ा, एक बेटा और एक बेटी। दिन रफ़्ता-रफ़्ता ऐसे ही गुज़रते गए। जब मेरा बड़ा बेटा जवान हो गया और मैंने उसकी शादी करवा दी, लेकिन उसकी पहली शादी में इतना अजीब वाक़या हुआ था कि मैं उसे भूल जाना चाहती थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख़्याल ज़रूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, खुश अखलाक और बहुत ही खूबसूरत था। वो उस ख़ानदान का वाहिद सहारा था जो अच्छा कमाता था। इसलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक-धक कर रहा था। रात जैसे-जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं फ़िक्रमंद हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी तरह ही फ़िक्रमंद थी। वो बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपने मुँह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब तो सब मेहमान भी आ गए। पिछली बार को रोने की वजह से काफ़ी लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत गुस्से के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसकी ये पहली बीवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। बाहर नाच-गाना चल रहा था, लोग आपस में हँसी-मज़ाक कर रहे थे। मैंने अपनी देवरानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी, मुझे लगता है इसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी देवरानी ने कहा, तो क्या हो गया है? इनकी अभी-अभी शादी हुई है और तुम उनकी रात ख़राब करना चाहती हो? मानती हूँ शादी में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफ़ी-शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएँगे। और फिर सुबह पेंशन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी देवरानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 1 बज गए थे, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाना गाकर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी देवरानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे छोटी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातों में लगा लिया और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ के मैंने कहा, बेटा तुम अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। वो थोड़ा घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज़्ज़त भी मेरी इज़्ज़त है। मैं दुल्हन के कमरे से बाहर आ गई। सब अपने-अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे। इसलिए सब सो चुके थे। सर्दी की रातें वैसे भी खामोश होती हैं। लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई। लेकिन मेरी आँखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आँखें बार-बार घड़ी की ओर ही देख रही थी। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोरदार चीख सुनी। उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार-बार चीखें शुरू हो गई। ये एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वो लड़की कौन हो सकती है? मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे-धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। वो तो 2 कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी और घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया? अपने आप को सँभालो। सब उसको सँभालने लगे, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो इस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू पर तो पानी के छींटे मारने पर भी होश नहीं आ रही थी। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ-बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक-दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया, पता नहीं इसके साथ क्या सलूक किया है। वो सब लोग मुझे अजीब-सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ और मैं बेचारी अस्पताल में घूम रही थी।
मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वो कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी होती या उससे अपनी बीवी पर हाथ उठाया हो। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा वसीम कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फ़िक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया, सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से कोई बंदा रोक नहीं सकता, ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। यह तो पहले भी हो चुका था, जब वसीम की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। वो मेरी बेटी की दोस्त थी और वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। उन लोगों ने हमारी बहुत इज्जत की थी। वो एक अमीर बाप की बेटी थी और बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घराना अच्छा लगा था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो वसीम को पसंद करने लगी है, और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गई थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सब ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वो भी कह रही थी, मैंने जब एक दफ़ा कह दिया है कि मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि वसीम को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। वसीम घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे। वो खामोश था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी वसीम को बुरा भला कहा और धमका कर चले गए। वो अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वसीम अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था। वसीम के अब्बू तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेली ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। वो बहुत चीख चीख कर मुझे बुरा भला कह रही थी, लेकिन इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। काश वसीम के अब्बू होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों को मैं अकेले ही सुनती रही। वसीम बड़ा था। वसीम से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। वसीम को लेकर तरह तरह की कहानियाँ बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद वो पागल है, तो कोई कह रहा था लगता वसीम दिमागी मरीज़ है, तो कोई कह रहा था पता नहीं इसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुँह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वो खुद की कहानियाँ बना लेते हैं, और ख़ुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। लेकिन मसला तो ये था कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएँ मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थीं। मुझे इस लड़की ने भी तो कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है कि इसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैं उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वो हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, आप कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वो भड़क गई थी और बोली, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। ख़बरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वो कम से कम 7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या मसला था मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी उसकी? बीवियाँ उससे डर कर भाग जाती थीं। वसीम की बात करूँ तो वसीम बहुत ही सीधा-साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी आदत नहीं थी जो अब नॉर्मल हो। वसीम मेरी पहली औलाद थी। मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन मेरे इतना लाड प्यार देने से भी वो बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी खूबसूरती पर फ़ख्र ज़रूर था। वो कहता, मेरी खूबसूरती और पर्सनालिटी पर सब मरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक ज़िम्मेदार भाई था। अपनी बहन बीना को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर घर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसका एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा था, जो बाहर के मुल्क में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मुझसे भी अपनी दोस्त की बातें करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता, मामा क्यों ना हम बीना की शादी उसी से कर दें।
बहुत ही अच्छा लड़का है, सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन ये जो 2 बार हुआ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी बीवियों के साथ कि वो भाग जाती थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया, वसीम थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब वो घर में थोड़ी बहुत बात भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि वसीम की तीसरी शादी कराऊँ और ऐसी लड़की से कराऊँ जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात के कमरे में वसीम ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। वसीम की दोनों बीवियों से तलाक हो चुकी थी। मैं ये भी चाहती थी कि ये जो बहू आए, ये वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं ये अच्छी तरह जानती थी तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुँची कि अपने बेटे की शादी एक शादीशुदा औरत से करूँगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वो तलाकशुदा हो या फिर बेवा हो, और जल्द ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस ठीक-ठाक थी, दुबली-पतली सी लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की बीवी कुछ वक़्त ही रही, फिर वो छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राज़ी हो गए थे। मैंने वसीम को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं करनी शादी, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। वसीम की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, इन हरकतों के होते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी। मैं एक माँ हूँ ना, इसलिए सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वसीम चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं वसीम के दिल में चोर ज़रूर था। वो नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जान कर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर लाऊंगी, लेकिन उसे ये नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी बीवियां डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बताएं, मैं इस मसले का हल निकालूंगी। पर इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और मैंने बहुत ही सादगी से वसीम की शादी कर दी। लड़की का नाम अस्मा था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मामा रहने दें, भाई को उनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज़ है। खैर, शादी हो गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनकी फैमिली वाले थे। अस्मा को मैं वसीम के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने अस्मा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। अस्मा मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो भी करनी है। मैंने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, वसीम इस शादी के लिए राज़ी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे इस शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबो-गरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे, जिससे तुम इसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें इसके डराने धमकाने में या इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अस्मा ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था और अस्मा को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बहरहाल मैं बाहर सोफे पर ही लेट गई। अस्मा को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अस्मा कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि आंटी, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर मसले का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। अस्मा जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने अल्लाह को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि अल्लाह, ये रात अच्छे से गुजर जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने के पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने अल्लाह को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। अस्मा चीखते हुए बाहर आई और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा खामोश किया था। जब थोड़ा खामोश हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करवा लेती तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अस्मा तो बहुत ही ज़िम्मेदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोच रही थी, लेकिन अस्मा ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वो वसीम को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन अस्मा के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी करवा सकते हैं। सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े वही सोफे पर बैठ के, यानी कि अब वसीम को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की और खूबसूरत पढ़ी लिखी थी, लेकिन अस्मा तो गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। अस्मा को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तब भी वो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी।
आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। हम जो जहेज़ दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो जहेज़ भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसे क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थीं। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था, कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है। वसीम भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त वसीम पर नज़र रखने लगी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसको देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें कुछ कमी भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने वसीम के दोस्त को फ़ोन लगाया, जिससे वसीम अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे वसीम के बारे में सब कुछ बताओ, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन ये सुनकर तो मैं हैरान होगी कि उसने अपने दोस्त को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को भी ये नहीं बताया कि मेरी 3 शादियाँ हो चुकी हैं और मेरी तीनों बीवियाँ मुझे छोड़कर भाग गई हैं? लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने इसलिए नहीं बताया हो क्योंकि वो शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही बीवी का भाग जाना, वो भी 3-3 बीवियों का। धीरे-धीरे 7 महीने और गुज़र गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वसीम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर से वसीम की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और इसके घर में इसके 3 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे तीनों भाइयों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया था, लड़की के माँ-बाप भी राज़ी हो गए, लेकिन मैंने ये बात लड़की के वालिदैन को नहीं बताई थी। बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी वजह से भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो इसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा इसे बर्दाश्त कर लूँगी। और वैसे भी सारा कुछ औरतों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। लड़की, जिसका नाम मारिया था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही समझदार लगी मुझे। दिल ही दिल में खुश हुई कि अगर मारिया मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। समझदार होने के साथ साथ मारिया बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस बार शादी घर में हुई थी, सब कुछ ठीक था। और हैरानी की बात तो ये थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। वसीम कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। इसके जिस्म पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है। वसीम के चेहरे से भी फिक्र नज़र आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि मारिया को जल्दी होश आ जाएगा। वसीम भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं मारिया के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में उसे आंखें खोल ली थी। होश में आते ही वो बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने वालिदैन के पास। मैंने मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम क्यों कह रही हो? लेकिन मारिया मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफ़िक्र रहें, मैं अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताऊँगी, सबको हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन मारिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वसीम की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। वसीम के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने वसीम के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन वसीम मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी आंखों में डर था और मैं उसे रोक ना सकी। मारिया चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब वो कुछ ही देर में मारिया के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद मारिया ने अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया था। वसीम की तीनों बीवियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक मांग ली थी, लेकिन मारिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसका मतलब था मारिया अब भी मेरे बेटे की बीवी थी। मैंने सोचा कि अब मैं वसीम का चेकअप करवा कर ही रहूँगी। अपने होशो-हवास में तो वसीम ऐसा कुछ कभी नहीं करने देगा। इसलिए एक दिन मैंने वसीम के खाने में नींद की दवा मिला दी। वसीम की गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने वसीम के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर चला गया, जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और फिर मैं बेसब्री से वसीम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि वसीम एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अगर वसीम नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में उसकी बीवियाँ क्यों भाग जाती हैं?
सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोच कर मैं मारिया के पास गई। उसके वालिदैन ने मेरी बहुत इज़्ज़त की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही मारिया समझ गई थी। वो हम लोगों के साथ ज़्यादा देर नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे-पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही मारिया बोली, "आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती। फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं?" मैंने उसको बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, "मारिया, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती है, प्लीज़ मना मत करना।" मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देकर मारिया ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, "आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए।" जब मारिया किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राज़ी नहीं हुई, तो फिर मैंने मारिया से कहा, "ठीक है, तुम अपने मुँह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आँखों से देख लूँगी। लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना? तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ। मैं सारी सच्चाई अपनी आँखों से देख लूँगी।" पहले तो वो डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर के मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो मान गई थी। मैं मारिया को अपने घर ले आई। मारिया के वालिदैन ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को भेजा था। एक बार फिर से दुल्हन बनाकर मैंने वसीम के कमरे में बिठा दिया। वसीम को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मारिया घर आ गई है। तुम भी ऑफ़िस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी। तुम्हारी खाला की तबीयत ख़राब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रुकूँगी। मेरी बात सुनकर वसीम ने सिर्फ़ हाँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं वसीम के कमरे में ही चुप कर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आँखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में वसीम दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी-सवरी बेड पर बैठी मारिया पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। डरी सहमी सी मारिया, ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक के बैठी थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें सुनते ही मारिया बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई थी। डर से वो थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्का-बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो वसीम गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों आई? तभी वसीम बाहर निकला और वसीम को देखते ही मैं बेहोश होते-होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही मेकअप कर रखा था। आँखों में जैसे खून उतरा हुआ था। "तुमसे मना किया था, मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की खुद ज़िम्मेदार होगी।" बहुत ही भयानक हँसती हँसता हुआ वसीम मारिया की तरफ बढ़ा था। मारिया चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और वसीम को रोकने की कोशिश कर रही थी। "वसीम, क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो?" वसीम ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया था। "कौन वसीम? रुखसार नाम है मेरा।" मौका देकर मारिया कमरे से भाग गई थी। इससे पहले मेरे पास आता मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। वसीम की भयानक हँसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी मारिया को अपने सीने से लगाए रखी थी। हालाँकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वसीम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा। साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी, कुछ नहीं होगा मारिया। चुप हो जाओ, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला ख़्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद वसीम पर किसी भूत का साया है। मारिया को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 9 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से आगाह किया था। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है वसीम पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, "मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है। मुझे तो वसीम दिमागी मरीज़ लगता है। इस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के करैक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज़ का इलाज है अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के ज़रिए मरीज़ ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मरीज़ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है।" नई दुल्हन को देखकर वसीम पर पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं और ये दौरे वसीम को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग इसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो इसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। मारिया जाग चुकी थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए वो बोली कि मुझे लगता है अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। मारिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, "बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे अम्मी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं?" मारिया ने हैरानी से पूछा। मैंने मारिया से कहा, "अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है। वसीम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस इसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर इसे देंगे। मेरा यकीन करो, वसीम बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा।" मेरे बहुत देर तक समझाने पर उसे अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए वो
मान गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से मारिया को समझाया था। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, इसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब वसीम के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला था। मैंने मारिया को कमरे में भेज दिया था। वसीम एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मामा, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने उससे नॉर्मल तरीके से ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। वसीम ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। वसीम के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं वसीम के कमरे में गई और उसके कमरे की तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखीं। सब किताबों में एक ही नाम था, रुखसार नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके शौहर ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। रुखसार धीरे धीरे दिमागी मरीज़ा बन गई। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी, क्योंकि वसीम ने किताबों में पढ़ पढ़ कर खुद को रुखसार के करैक्टर में डाल लिया था। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको दवाइयाँ दूंगा। इससे वसीम जो उसको आपको प्यार से समझाना पड़ेगा और रुखसार के करैक्टर से निकालना पड़ेगा धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से। और मारिया और मेरी मेहनत से वसीम ठीक होने लगा था। मारिया वसीम के सामने सादा सी रहती थी, कोई भी बनाव सिंगार नहीं करती थी। वसीम के रवैये में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब मैंने मारिया के लिए प्यार देखा था। मारिया कहीं भी जाती वसीम की निगाहें उसका पीछा करती थी। वसीम का इलाज चलते आज 4 महीने हो चुके थे। मारिया ने जैसे मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जो मुझे मारिया जैसी बहू मिली। मारिया अभी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अब वसीम बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने मारिया से कहा कि आज तो उन्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मारिया मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि मारिया, आज तुम्हें दुल्हन बनकर वसीम के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर वो डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी से संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि वसीम अब ठीक हो चुका है। वो भी वसीम की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। मारिया, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम दरवाज़ा खुला रखना, दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फ़ौरन बाहर भाग आना। रात को वसीम के आने से पहले ही मैंने मारिया को दुल्हन की तरह सजाया। वसीम के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। वसीम के आने का टाइम हो गया था। मैंने मारिया को बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में वसीम भी आ चुका था। खाना खाते हुए वसीम की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि वसीम किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में वसीम खुद ही बोला, अम्मी, मारिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं गई हुई है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वसीम, तुम पहले खाना ख़त्म करो, इसके बाद अपने कमरे में जाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या होने वाला है। अल्लाह सब कुछ ठीक हो। मैं भी वसीम के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन आज अभी तक अंदर खामोशी थी। और फिर कुछ ही देर में मुझे मारिया और वसीम की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, लेकिन वो प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ थी। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैंने मन ही मन में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गई और सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो मारिया को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से मारिया के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? मारिया थोड़ा शर्माती हुई बोली, अम्मी जी, वो वसीम को काफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। मारिया को किचन में छोड़कर मैं बाहर हाल में आ गई और सोफ़े पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। आज मेरे वसीम के और मारिया के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।